गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की विशेषताओं के बारे में। हमने कल के वीडियो में आपको इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास के बारे में बता दिया था। आज फिर से बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इसका जो मास होता है वो होता है 9.108 इंटू 10⁻31 केजी है। आप लोग इसको ग्राम में कन्वर्ट बड़े आराम से कर सकते हो। इसके अलावा हमने आपको कल बताया था कि इलेक्ट्रॉन नेम दिया था स्टोनी ने। इस बात को याद रखना, कंपटीशन में पूछा भी जाता है कि इलेक्ट्रॉन का नामकरण इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया, तो आप कहेंगे स्टोनी, जॉर्ज स्टोनी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर कौन है? थॉमसन है, जिसको हम लोग थॉमसन कह देते हैं। थॉमसन है जे थॉमसन। याद रखना, नोबेल प्राइज विनर है। पिता और पुत्र दोनों को ही नोबेल प्राइज मिला था। पिता का नाम जे थॉमसन, पुत्र का नाम जेपी थॉमसन। दोनों ने ही इलेक्ट्रॉन पर रिसर्च की थी। एक ने पार्टिकल नेचर को बताया था, एक ने वेव नेचर को। अब देखते हैं इसके आगे। स्टोनी हो गया, लेकिन इसका सिंबल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन E-। क्लियर? और इसी को अगर हम कहें तो हम लिख सकते हैं -1E0। निगेटिव चार्ज होता है 1.6 वाला इस रीजन से। और इसी को हम लोग बीटा पार्टिकल भी कहते हैं, -1 बीटा 0। क्लियर हो गया ना? इन तीनों के द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। तीनों ही इलेक्ट्रॉन के सिंबल हैं। हम लोग मोस्टली इसका यूज करते हैं। क्लियर? सबको आ गया? अब अगर इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या की बात करें यानी रेडियस, तो इसकी रेडियस होती है 2.8 इंटू 10⁻⁻18 मीटर। इस बात को याद रखना, ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या है। बाई चांस अगर न्यूमेरिकल दिया जाएगा, अभी हम आपको बोर एटॉमिक थ्योरी पढ़ाएंगे तो यहाँ पर न्यूमेरिकल आएगा, तो वहां पर R इक्वल 2.8 10⁻⁻18 मीटर आपको रखना पड़ेगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर हो गया बेटा? अब हम इलेक्ट्रॉन के E/m की बात कर लेते हैं। E/m मैंने आपको बताया था चार्ज अपॉन मास रेशियो। क्लियर? वैल्यू निकाल लेंगे 1.6 10⁻⁻19 अपॉन 9.1। देखो 1.6 है, पॉइंट के एक अंक बाद है, मैंने भी पॉइंट के एक अंक बाद ले लिया, 0.8 छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। 10⁻31। क्लियर है? जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पर देखो 1.6 जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है वो क्या है? माइनस है। हम चाहें तो यहाँ पर माइनस कर दें, तो आपकी वैल्यू भी किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। जब इसको सॉल्व करोगे माइनस, आपकी वैल्यू आई 1.7528 इंटू 10⁻11। ऊपर क्या है? जी किस में था? कूलाम में था। और नीचे वाली यूनिट किस में है? केजी है। कूलाम केजी यानी कूलाम पर केजी। कोई डाउट? आपके E/m की वैल्यू आ गई 1.7528 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी। क्लियर हो गया? विशेषता समझ में आ गई। चार्ज होता है इतना, मास 9.108 10⁻31 केजी। नामकरण स्टोनी ने दिया। और साइंटिस्ट आए, कोई कहता है इन्हें मेटाकार्पल्स कहो, कोई कहता है इन्हें एथर वेव कहो। तब जॉर्ज स्टोनी आए। जॉर्ज स्टोनी कहते हैं कुछ नहीं किया ना, इन्हें क्या कहो? इलेक्ट्रॉन कहो। क्या कहो? इलेक्ट्रॉन। तब से इसका नाम क्या पड़ गया? इलेक्ट्रॉन पड़ गया। इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते? E- से, -1E0 से, -1 बीटा 0 से। यानी एक चीज क्लियर हो गई, अगर आपसे कोई कहे बीटा रेज हैं तो आप कहोगे पावरफुल इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन के पुंज को बीटा किरणें कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जब बहुत सारे इकट्ठे होकर चलते हैं तो उन्हें बीटा किरणें कहते हैं। क्लियर हो गया ना? जी आ गया E/m। और एक चीज और याद रखना, इलेक्ट्रॉन के E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉन के E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है। अब एक चीज और हम बता दे रहे हैं, आपने फैराडे नाम सुना होगा। फैराडे ऐप देखते हैं।
अगर हम कहें 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो कितना होता है -1.6 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर। अब हाई स्कूल 9th में हम लोगों ने एक कंसेप्ट पढ़ा था, मोल कंसेप्ट। तो वहां पर कहते हैं 1 मोल में आपके 6.022 या 6.023 जो लिखना हो इंटू 10⁻23। इतने ही तो आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, पार्टिकल, मॉलिक्यूल सब कुछ एक मोल में इतने ही तो होते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो हमने कही 1 मोल इलेक्ट्रॉन है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? इतने। फैराडे निकाल रहे हैं, ध्यान रखना। जो फैराडे होता है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। 1 फैराडे इक्वल 1 मोल इलेक्ट्रॉन चार्ज। क्लियर। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 1 फैराडे कहते हैं। अब देखिए 1 मोल में आपके कितने इलेक्ट्रॉन है? Na। इसको हम क्या लिख सकते हैं? Na आवोगाड्रो नंबर के बराबर, आवोगाड्रो संख्या। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है तो इतने इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा? वही कंडीशन, अगर एक गेंद का मूल्य 10 रुपए है तो 10 का क्या होगा? 10 10 100। एक गेंद का मूल्य 10 रुपए है तो 10 गेंदों का मूल्य कितना आ जाएगा? 100 रुपए। उसी तरीके से 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो इतने का कितना होगा? तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 1 फैराडे इक्वल क्या हो जाएगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई 6.022 इंटू 10⁻23। आपका आंसर आ जाएगा कितना? 96 485 86 के समथिंग। क्लियर हो गया बेटा? सबको क्लियर हो गया? ठीक। 96 485 कूलाम कितना हो जाएगा? कूलाम। हम लोग नॉर्मली लेते क्या है? हम लोग 96 485 नहीं लेते हैं, हम लोग क्या कर देते हैं? 96 500। सेम उसी तरीके से जैसे 9.8 ग्रेविटी के लिए यूज करते हैं, 9.8 गुरुत्वाकर्षण के लिए, तो हम लोग वहां पर क्या कर देते हैं? 10 कर देते हैं। क्लियर हो गया? राइट कर लीजिए सभी लोग। अब थोड़ा सा हम बात करेंगे तापायनिक उत्सर्जन के बारे में। अच्छा, तापायनिक उत्सर्जन यानी थर्मोनिक इमिशन क्या होता है, इसको समझिए। जब किसी फिलामेंट को गर्म करेंगे आप, मान लो ये एक फिलामेंट है, इसको आप हीट करेंगे तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। यानी आप क्या कहोगे? जब किसी धातु को गर्म करते हैं तो उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, इसको क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर हो गया? तापायनिक उत्सर्जन, किसी धातु को गर्म करने पर उसकी सतह से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं? तापायनिक उत्सर्जन कहते हैं। क्लियर? जैसे टंगस्टन को आप हीट करेंगे तो उससे क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं। ठीक। तापायनिक उत्सर्जन, कोई भी धातु का फिलामेंट हो, क्लियर, उसको अगर हीट करोगे तो आपके क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं यानी उत्सर्जन हो रहा है, और इसी को उत्सर्जन यानी इमिशन अब किसके कारण? टेम्परेचर के कारण हो रहा है। इस रीजन से उसको कह दिया जाता है तापायनिक उत्सर्जन। क्लियर बेटा? है, इस बात को याद रखना। अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन के बारे में। फोटो इलेक्ट्रिक मतलब जैसे आपने क्षार धातु में, क्षार धातु में आ जाती है सोडियम, आ जाता है पोटेशियम, आ जाता है। ठीक। और जब इन क्षार धातुओं पर आप लोग प्रकाश गिराओगे या अल्ट्रावायलेट रेज गिराओगे, कौन सी रेज गिराओगे? अल्ट्रावायलेट। मतलब लाइट गिराया आपने, फोटोन H न्यू। अब लाइट में तो अल्ट्रावायलेट भी होती है, तो जब इस पे अल्ट्रावायलेट रेज गिरेगी तो इनसे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन इससे निकल जाएगा, इन मेटल से जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इलेक्ट्रॉन निकला किसके कारण है? लाइट के कारण। और लाइट मतलब क्या है? फोटो। समझना चाहिए किसे? तो इसे कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। क्लियर? या फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। इमिशन इसलिए कहा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है, तो फोटो इलेक्ट्रिक उत्सर्जन। और इस प्रभाव को क्या कहेंगे? इस प्रभाव को हम लोग कहेंगे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब क्षार धातुओं पर अल्ट्रावायलेट रेज गिराते हैं, सूर्य का प्रकाश गिराते हैं, तब
उन क्षार धातु, वह क्षार धातुएं इलेक्ट्रॉन रिलीज करती हैं, इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करती हैं। इस प्रभाव को फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव कहते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। क्लियर हो गया ना? ठीक, इस बात को याद रखना। ठीक, अब हम बात करते हैं एनोड किरणों की। एनोड यानी कैनाल की बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कैनाल रेज के बारे में। कैनाल रेज समझिए थोड़ा सा, हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर थॉमसन थे, प्रोटॉन के डिस्कवर रदरफोर्ड थे। मैंने एक लाइन लिखाई थी, ईटा पर नाच। ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टा मतलब थॉमसन, पा मतलब प्रोटॉन, रा मतलब रदरफोर्ड, ना मतलब न्यूटन, चा मतलब चैडविक। क्लियर? आपका इलेक्ट्रॉन ईटा वाला तो हमने केस बता दिया। अब हम पर आते हैं, यानी प्रोटॉन। कैनाल रेज जो है, कैनाल रेज में रदरफोर्ड भी थे। बात समझो अच्छी तरीके से, बिल्कुल सेम टू सेम कैथोड रेज जैसा एक्सपेरिमेंट है। बस गोल्डस्टीन इसमें महोदय आए और उन्होंने कैथोड को होल्ड कर दिया। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इन साइंटिस्टों ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये जो प्लेटें ली थी वो किसकी थी? एल्यूमिनियम की थी। क्लियर? इस बात को याद रखना, नेगेटिव पॉजिटिव। ये वाला नेगेटिव है तो ये वाला भी नेगेटिव, ये वाला हो जाएगा पॉजिटिव। हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर। बुक में आपको 10⁻⁻5 भी मिल जाएगा, नो टेंशन, आप भी लिख सकते हैं, लो प्रेशर है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर होल्ड कैथोड ले लिया, मतलब प्लेट जो थी उसमें बहुत सारे छोटे छोटे होल कर दिए। यहाँ पर समझिए, मैंने इस प्लेट को लिया, ये मान लो प्लेट है, इसकी चौड़ाई है, इसको क्या बनाया? माइनस बनाया, ये वाला पार्ट है, बस इसमें क्या कर दिए? होल कर दिए। क्लियर हो गया ना? होल्ड कैथोड ये वाला। और यहां पर पीछे लगा दिया ZnS। क्या लगा दिया? जिंक सल्फाइड लगा दिया। तो अब हुआ क्या? जो रेज निकली वो इन होल को पार करके यहां पर चमक उत्पन्न कर रही थी। रेज निकली और वो इन होल को पार करके यहां पर ZnS पर चमक उत्पन्न दे रही थी। क्लियर? चमक, साइन दे रही थी, साइनिंग। यहां पर ZnS की प्लेट पर चमक उत्पन्न कर रही थी। कर कैसे रही थी? उनकी प्रोसेस सुनिए। याद रखना, ये जो आपका एक्सपेरिमेंट किया था कैनाल रेज, यानी कैनाल, कैथोड की प्लेट को छिद्रित कर दिया तो छोटे छोटे कैनल बन गए, छोटी छोटी सुरंगें बन गई। क्लियर हो गया ना? उन सुरंग को क्या कहते? कैनल। छेद को क्या कहते? कैनल। इन रेज से, इन कैनल से रेज के पार होने के कारण जो पार्टिकल जो निकले हैं, इस रीजन से इन रेज को क्या कहा गया? कैनाल रेज कहा गया। वेरी वेरी मोस्ट, ध्यान रखना इस बात को। ठीक, कैनाल रेज। इन्हें एनोड रेज कहना गलत है, एनोड रेज नहीं कह सकते, क्योंकि यह रेज एनोड से नहीं निकली हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सर यहां से तो आ रही हैं, फिर एनोड से क्यों नहीं निकली? उसका रीजन समझो। हमने यहां पर अगर हाइड्रोजन गैस ली है, बीच में गैस भरी जाती है लो प्रेशर पर। अगर हाइड्रोजन गैस लेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे तो पहले कौन निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो यहां से जाएंगे इलेक्ट्रॉन, बीच में ली हाइड्रोजन गैस, और ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से टकराया तो इसमें H+ बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। बात आई समझ में? अब ये H+ किसकी ओर जाएगा? प्लस चार्ज है तो किसकी ओर भागेगा? माइनस की ओर भागेगा। माइनस कहाँ है? ये है, कैथोड है, तो ये किसकी ओर जाएगा? माइनस की ओर जाएगा। क्लियर हो गया ना? एनोड से नहीं निकली, देखो बीच में ली जाने वाली गैस से निकली है। और बीच में कौन सी? विसर्जन नली है। विसर्जन नली किसने ली थी? सर विलियम क्रोक्स, कल बताया था आपको। और उसमें ली जाने वाली गैस से जब इलेक्ट्रॉन टकराए, और मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैथोड किरणें गैसों का आयनन कर देती हैं। क्लियर? तो आयनन कर दिया, प्लस में बना दिया। अब ये प्लस किसकी हो जाएगा? माइनस की हो जाएगा। अगर आप हीलियम ले लोगे तो हीलियम प्लस इलेक्ट्रॉन, अगर इसको He डबल प्लस में बना दें तो कितने इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे।
क्लियर हो गया। अब ये प्लस वाला भी किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा जी। लेकिन माइनस समस्या है, माइनस होल्ड है, माइनस कैसा होल्ड है। तो इन होल को पार करके यहाँ पर जो जेडएनएस लगाया है यहाँ पर चमक उत्पन्न करेगा। क्लियर हो गया ना। इन कैनल से निकलने के कारण इन रेज को कैनार रेज कहते हैं। इन्हें एनोड रेज कहना गलत है, एनोड रेज कहना सही नहीं है, याद रखना इस बात को। कंपटीशन में अगर एनोड रेज आ जाए तो आप उसको नहीं मानेंगे, आप कैनार रेज को मानेंगे। क्लियर। हाई स्कूल की बुकों में नॉर्मली लिखा रहता है एनोड रेज, लेकिन जब आप और अच्छी बुक पढ़ोगे तो वहां पर एक लाइन दे देते हैं वो लोग कि एनोड रेज कहना गलत है, क्योंकि यह रेज एनोड से तो निकलती ही नहीं है। वहां पर कैथोड रेज कहते थे, क्यों कहते थे, क्योंकि वो कैथोड से निकलती थी। अगर ये रेज वास्तव में अगर एनोड से निकलती तो हम इन्हें एनोड रेज कहते, लेकिन ये एनोड से नहीं निकलती। फिर ये निकली कहां से, ये विसर्जन नली में ली जाने वाली गैस से निकली है। वो गैस क्या हुई, आयनित हुई, और उस आयन के कारण जो आयन बने हैं आपके वो चले हैं किसकी ओर, माइनस की ओर, और इन होल को पार किया। होल मतलब कैनल, इस रीजन से इन्हें क्या कहा गया, कैनार रेज कहा गया। क्लियर हो गया बेटा। अब देखते हैं, अब बाकी सब चीज वही है। इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लें थोड़ी सी हम। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो सेम टू सेम आपकी कैथोड रेज जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा। कैसे, कौन कौन सी, सभी नहीं सभी करने लगो। पहला, सीधी रेखा में चलती हैं। सीधी रेखा में चलने के लिए मैंने आपको बताया था अगर इनके बीच में एक ऑब्जेक्ट रख दिया जाए तो ऑब्जेक्ट की जो शैडो है, जो परछाई है, वो सामने की ओर बन जाएगी। सामने की ओर बन जाएगी, इसका मतलब यह रेज कैसे चलती है, सीधी रेखा में चलती है। दूसरा, एक और बताया था, अगर इनके बीच में एक घूर्णी पहिया, रोटेशनल व्हील रख दें तो ये क्या होने लगेगा, रोटेट होने लगेगा। रोटेट होना, इसका मतलब इनके पास क्या है, पार्टिकल नेचर है, और पार्टिकल उसको कहते हैं जिसके पास मास होता है। क्लियर हो गया। अब जब इनके पास मास है, इसका मतलब ये वजनदार यानी पार्टिकल घुमा रहा है, जब ये रोटेट हो रहा है तो इसके पास मास है, और इसका मास कितना होता है, m = 1.672 × 10⁻⁻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 ⁻
इंटू 10⁻⁻27 kg। इस बात को याद रखना जी, इसका मास हो गया। अब सेम वही कंडीशन, इसके बीच में क्या कर दिया हमने, यहाँ पर निगेटिव और पॉजिटिव प्लेट ले ली। हमने इसको कर दिया पॉजिटिव, इसको कर दिया निगेटिव। जब निगेटिव पॉजिटिव कर देंगे तो ये रेज किसकी ओर मुड़ जाएंगी, प्लस की ओर, माइनस की ओर। किसकी ओर मुड़ गई, माइनस की ओर। माइनस की ओर मुड़ रही, यानी विपरीत आवेश। विपरीत आवेश यानी उसका इलेक्ट्रिक चार्ज कितना होता था, -1.6, इसका होगा +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर हो गया बेटा। अब जब इनका मास निकल आया और इनका चार्ज पता है, तो फिर साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड ने इन कणों को क्या नाम दिया, प्रोटॉन नाम दिया। याद रखना, इलेक्ट्रॉन का नामकरण स्टोनी ने किया था, डिस्कवरी थॉमसन ने की थी। क्लियर। प्रोटॉन, कैनाल किरणों की बात करें तो कैनाल किरणों की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की थी। किसने की थी, गोल्डस्टीन। ठीक। लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की डिस्कवर कौन है, रदरफोर्ड। कौन है, रदरफोर्ड। क्लियर। और इसी को नामकरण भी इसी ने दिया था, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया था। उसका रीजन है, हमारी बात सुनो। अब क्वेश्चन आता है कि सर गोल्डस्टीन जब मैन थे तो कैनाल रेज की डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने की, तो प्रोटॉन की डिस्कवरी भी गोल्डस्टीन होनी चाहिए। सही बात है, लेकिन समस्या ये है कि गोल्डस्टीन ने अपना ये एक्सपेरिमेंट इतना किया और उसके बाद इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया। उस एक्सपेरिमेंट को आगे किसने बढ़ाया, रदरफोर्ड ने। इस कारण प्रोटॉन के जो डिस्कवर माने जाते हैं वो रदरफोर्ड माने जाते हैं। क्लियर हो गया ना। और थॉमसन जो था वो पूरे एक्सपेरिमेंट में बराबर साथ रहा, यहाँ तक कि अपने पुत्र के साथ भी उसने एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया।
इस बात को याद रखना, ठीक है ना। और गोल्डस्टीन ने केवल क्या बताया, कैनार रेज है, कैनार रेज की थोड़ी प्रॉपर्टी बता दी, सीधे चलते हैं, कैसे चलते कैसे नहीं चलते, बस। उसके बाद इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टॉप कर दिया और उस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया किसने, रदरफोर्ड ने। इस रीजन से प्रोटॉन डिस्कवर किसको माने जाते हैं, रदरफोर्ड को। क्लियर हो गया ना। अब देखिए मैंने आपको इसका मास बता दिया, इसका चार्ज बता दिया। अब देखिए एक चीज और समझिए, प्रोटॉन का E/m कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का E/m कांस्टेंट होता है। इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लो। प्रोटॉन का E/m कांस्टेंट क्यों नहीं होता है, क्योंकि E/m की वैल्यू डिपेंड करती है बीच में ली जाने वाली गैस और धातु की प्रकृति पर, जो प्लेट ली है उनकी प्रकृति पर। देखो प्रूव कर रहे थे हमने यहां से इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर हाइड्रोजन लेते थे तो H+ बनता था, वो चलता था इस ओर। अगर हीलियम लेते थे तो He++ या He+ जो आपको बनाना हो वो बन जाएगा, और आपका वो किसकी ओर चलेगा, माइनस की ओर। यही तो माइनस है और ये वाला प्लस है, ऐसे ही तो चल रहा था। क्लियर हो गया ना। अब देखिए वहां पर जो कैथोड रेज ले रहे थे तो वहां गैस से कोई मतलब नहीं था, वहां पर सीधे पार्टिकल किससे निकल रहे थे, कैथोड से निकल रहे थे। बेटा आ गई बात समझ में। इस रीजन से इसमें क्या, इसका आंसर क्या लिखोगे, क्योंकि कैनाल किरणों के लिए हम लोग क्या करते हैं, बीच में विसर्जन नली में गैस लेते हैं, वो गैस आयनित होती है और फिर वो कैनल की ओर बढ़ते हैं। कैनल मतलब कैथोड के जो होल्स हैं उनकी ओर बढ़ेंगी। इस रीजन से कैनाल किरणों के E/m का मान डिपेंड करता है कैनाल उस विसर्जन नलिका में ली जाने वाली गैस की प्रकृति पर। बात समझ गए। जबकि कैथोड में हम लोग जो इलेक्ट्रॉन निकालते थे वो किससे निकालते थे, कैथोड प्लेट से ही निकाल रहे थे। वो डिपेंड नहीं करता कि बीच में आपने कौन सी गैस ली है, क्या लिया है, क्या नहीं लिया है। क्लियर हो गया ना बात है। तो ध्यान रखना कि कैनाल किरणों के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट नहीं होती है, जबकि कैथोड के लिए E/m की वैल्यू कांस्टेंट होती है। क्लियर बेटा। अब देखिए मैं आज आपको न्यूट्रॉन की थोड़ी और बता दे रहा हूं, फिर थोड़ा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास यूनिट जरूर बताऊंगा। अब आए आपके जेम्स चैडविक, उन्होंने क्या दी, बेरिलियम फाइल ली 4b9 और इस पर अल्फा पार्टिकल की बमबार्डी की। अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं होता है, हीलियम का न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, हीलियम के न्यूक्लियस को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। अब देखिए बेटा अल्फा पार्टिकल बना रहे हैं, He जो है अगर वो 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो इसके पास इलेक्ट्रॉन तो 0 हो गए, लेकिन प्रोटॉन तो है। कितने प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन है। क्लियर। तो न्यूक्लियस बन गया, क्योंकि हीलियम 2 क्या होगा, ऐसे तो लिखोगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऐसे नहीं लिखना तो ऐसे लिखोगे। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें तो उसके पास एक भी सेल बची ही नहीं, कुछ K11 सब खत्म हो गई। जब K11 सब खत्म हो गई तो वो क्या बचा, नाभिक ही तो बचा है। क्लियर। लेकिन रिएक्शन में तो हम यही लिखेंगे, तो ये केस में कन्वर्ट हो जाएगा 4 to 6 किसका होता, कार्बन का। ठीक है, प्लस 0n1, 9 1 10 और 3 13, 12 और 1 13। तो देखो एक नया पार्टिकल निकलता है। जब बेरिलियम फॉयल पर अल्फा पार्टिकल की बमबारी कराते हैं तो बेरिलियम कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है और एक नया पार्टिकल निकलता है, और इस नए पार्टिकल को अगर हम चार्ज डिटेक्टर पर ले जाते हैं तो यहाँ पर वैल्यू होती है 0, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस हमने मान लिया। तो ये बेटा 0 से जरा भी चेंजमेंट नहीं शो करता है। इसका मतलब है कि ये जो न्यूट्रॉन हैं वो कैसे, न्यूट्रल हैं। क्या है,
न्यूट्रल हैं, इन पर कोई चार्ज नहीं होता है। यानी इसका चार्ज जो है वो कितना होगा, 0 होगा, लेकिन इसका जो मास है वो होता है, उसका कितना बताया था, 1.672, इसका होता है 1.674 10⁻⁻27 kg। क्लियर होगा, वहां पर 2 होता है, यहाँ पर कितना होता है आपका 4 होता है। कोई दिक्कत बेटा? अब यहाँ पर थोड़ा सा अब खत्म कर रहे हैं आज का टॉपिक। अब इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के एएमयू वेट को बता रहे हैं, जो हम जैसे एटॉमिक वेट इक्वल टू मास नंबर होता है ना, तो इस बात को प्रूव करने में एएमयू वैल्यू रखी जाती है। ठीक, इसको थोड़ा समझिए। इलेक्ट्रॉन का एएमयू वेट होता है 0.00054 एएमयू। 8 भी होता है होंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। प्रोटॉन का एएमयू वेट होता है आपका 1.00726 एएमयू। ठीक, और न्यूट्रॉन मतलब 0 and 1, हम इसको चाहें तो 1p1 लिख सकते हैं। ठीक, प्रोटॉन है तो इसका एएमयू वेट होता है आपका 1.00865 एएमयू। क्लियर बेटा? ठीक, आज के लिए बस इतना ही काफी है। नेक्स्ट आगे बताएंगे।